हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वही खाता। बच्चों, वही खाते में आपकी इस बुक में दो भाग है, भाग का और भाग खा, और कुल आपके 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 1A अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट देखेंगे। उस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे कि संगठन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, किस तरीके के अकाउंट बनाते हैं, ये सब चीज़ हम समझेंगे। कि संगठन से क्या आशय है। विशेष प्रयोजन से किसी व्यापार, क्लब आदि को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों का समूह संगठन कहलाता है। मतलब एक ग्रुप बन जाता है लोगों का किसी भी व्यापार को चलाने के लिए या क्लब को चलाने के लिए, उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। संगठन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लाभकारी संगठन और दूसरा होता है अलाभकारी या गैर लाभकारी संगठन। लाभकारी संगठन वे संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ये सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। और जो अलाभकारी और गैर लाभकारी या गैर व्यापारिक संगठन होते हैं, वो ना तो कोई वस्तु खरीदते हैं ना कोई वस्तु बेचते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। इसलिए ये अलाभकारी या गैर लाभकारी या फिर गैर व्यापारिक संगठन कहलाते हैं। अकाउंट दोनों ही प्रकार के संगठन को बनाना होता है, चाहे वो लाभकारी संगठन हो या अलाभकारी संगठन। जो लाभकारी संगठन होते हैं वो अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि वर्ष के अंत में इनको किसी भी वस्तु खरीदने या बेचने से कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, इससे इनकी वित्तीय स्थिति पता चलती है, इसलिए ये अकाउंट्स बनाते हैं। जो अलाभकारी संगठन होते हैं इनको अपने सदस्यों को और जो इनके दानदाता होते हैं, जो इन संगठनों को दान देते हैं, और सरकार को बताने के लिए कि इनके वर्ष के अंत तक कितनी इनके आय के साधन रहे और कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया, और इससे इनकी वित्तीय स्थिति पता चलती है संस्था की, इसलिए इनको अकाउंट्स बनाना जरूरी होते हैं। अकाउंट बनाने की जो प्रक्रिया होती है लाभकारी और अलाभकारी संगठन की, ट्रायल बैलेंस तक सेम रहती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद जो लाभकारी संगठन होते हैं वो व्यापार खाता, लाभहानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। जो अलाभकारी संगठन होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के बाद रिसीट्स पेमेंट अकाउंट मतलब प्राप्ति भुगतान खाता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाते हैं। अब हम समझेंगे अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं से क्या आशय है। वे सभी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज की सेवा करना होता है, ऐसी संस्थाओं को अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाएं कहा जाता है। समाज सेवा में बौद्धिक, धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ये संस्थाएं अपने सदस्यों के हितार्थ भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करती हैं, जैसे कि शैक्षणिक उन्नति हेतु विद्यालय खोलना, कॉलेज, पुस्तकालय आदि खोलना, गरीबों अथवा विधवाओं के लिए अनाथालय खोलना, मनोरंजन हेतु क्लब खोलना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना आदि। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाएं क्या होती हैं, जो लाभ नहीं कमाती बल्कि समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं और सदस्यों के हितार्थ भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करती हैं। उद्देश्य इनके बौद्धिक, धार्मिक, शैक्षणिक कोई भी उद्देश्य हो सकती हैं। इसी के बाद अब हम समझेंगे अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं के आय एवं व्यय के प्रमुख साधन। आय के साधन में आपका प्रवेश शुल्क आता। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति संस्था से जुड़ना चाहता है या उसमें एंट्री लेना चाहता है तो
वो एंट्रेंस फीस के तौर पर एक कुछ धनराशि संस्था को प्रदान करता है। यही प्रवेश शुल्क एक आय का अच्छा खासा साधन होता है संस्था का। चंदा या सब्सक्रिप्शन जो कि मेंबर द्वारा इकट्ठा किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए जो कि सामाजिक उद्देश्य से संबंधित हो। दान, डोनेशन, कोई भी व्यक्ति दान देता है संस्था को, ये भी उनकी इनकम का अच्छा खासा सोर्स होता है। सब्सिडी, सहायता राशि, मेंबरशिप फी, सदस्यता शुल्क, जब कोई मेंबर बनना चाहता है संस्था का तो एक कुछ राशि संस्था को देता है, तो इससे क्या होता है वो संस्था से जुड़ जाता है। तो ये होती है मेंबरशिप फ़ी, लाइव मेंबरशिप फ़ी, आजीवन सदस्यता शुल्क, जब भी कोई व्यक्ति आजीवन सदस्यता हासिल करना चाहता है किसी भी संस्था की तो एक मुश्त राशि के तौर पर कुछ धनराशि संस्था को देता है और फिर आजीवन के लिए वो उस संस्था से जुड़ जाता है। तो ये होती है आपकी लाइव मेंबरशिप फ़ी, आजीवन सदस्यता शुल्क। कोई संस्था द्वारा कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है और उस इन्वेस्टमेंट से उससे कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी संस्था की एक अच्छी खासी इनकम का सोर्स होता है। तो विनियोग आदि से प्राप्त आय और अन्य कोई आय जो दी हुई हो तो वो भी इसमें शामिल की जाती हैं। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर व्यय की मदें वेतन, मजदूरी, बिजली के व्यय, किराया, अखबार, खेल कूद के व्यय, स्टेशनरी व छपाई व्यय, डाक व्यय, तार एवं टेलीफोन व्यय, मरम्मत के व्यय और अन्य कोई व्यय यदि दिए हों। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं और कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। ये प्राप्ति भुगतान खाते बनाते हैं जिसे हम इंग्लिश में रिसीट्स पेमेंट अकाउंट कहते हैं। आय व्यय खाता बनाते हैं जिसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। स्थिति विवरण या चट्टा जिसे हम इंग्लिश में बैलेंस शीट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 प्राप्ति भुगतान खाते का। निम्नलिखित जानकारी से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थांडला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। From the following information, prepare receipts and payment account for the year ended on 31st December 2016 of Jain Club थांडला। सबसे पहले हमें ये इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है क्वेश्चन में उसको हम पहले मार्क कर लेंगे, मतलब निशान लगा लेंगे कि कौन सी आइटम्स रिसीट साइड आएंगी और कौन सा आइटम पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है आपका, इसे हम रिसीट साइड में लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा रिसीट साइड में लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन चंदा ये भी रिसीट साइड में आएगा। डोनेशन रिसीव हुआ है रिसीट साइड में लिखेंगे। प्रवेश शुल्क प्राप्त होता है संस्था को तो ये भी रिसीट साइड में लिखा जाएगा। रेंट रिसीव हुआ है तो ये भी रिसीट साइड में लिखा जाएगा। बिजली के व्यय, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए हुए हैं उसमें, ये हमारा पेमेंट साइड में आएगा। टैक्स पे करते हैं पेमेंट साइड में लिखेंगे। सैलरी देना होता है एम्प्लॉयज़ को, वेतन, ये पेमेंट साइड में आएगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी या सचिव का मानदेय, ये ऑनरेरियम जो होता है या एक मानदेय होता है ये एक प्रकार की राशि होती है जो किसी को सम्मान के तौर पर दी जाती है। तो सचिव को एक सम्मान के तौर पर जो राशि प्रदान की गई है 500 रुपये, ये आपका किस साइड आएगा, पेमेंट साइड में आएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर आय, ये हमारा इनकम है तो रिसीट साइड में आएगी। स्टेशनरी खर्चे होते हैं पेमेंट साइड में लिखेंगे। पैटी एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं पेमेंट साइड में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम भी भुगतान करना होता है तो ये पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को, तो इसे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। हमने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग लिखी है, जो भी आपके संस्था का क्लब का नाम दिया रहता है क्वेश्चन में वो हमें हेडिंग में लिखना है। जैसे कि इसमें दिया है जैन क्लब थांडला तो वो लिखा है। फिर रिसीट्स पेमेंट अकाउंट लिखना है। फिर जो भी आपका जिस वर्ष का भी अकाउंट बनाना है उस वर्ष से रिलेटेड हमको उसकी डिटेल लिखनी है। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है।
ये आपके डेबिट साइड हुआ, ये आपका क्रेडिट साइड हुआ। सारे रिसीट डेबिट साइड में लिखेंगे, सारे पेमेंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हमने क्वेश्चन में पहले ही मार्क कर लिया था कि कौन सा आइटम रिसीट्स में लिखने हैं और कौन सा आइटम हमें पेमेंट में लिखने हैं। उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है ओपनिंग कैश बैलेंस 1 जनवरी 2016 को 880 रुपए। तो इसे हम टू बैलेंस बीडी करके 880 लिख देंगे। फिर आपका चंदा सब्सक्रिप्शन दिया है 7520 रुपए, ये भी आपका रिसीट साइड में आएगा। टू सब्सक्रिप्शन करके 7520 रुपए लिखना है। उसके बाद दिया है दान प्राप्त हुआ है, डोनेशन रिसीव, ये भी रिसीट साइड में आएगा। टू डोनेशन करके लिखना है आपको, ये है आपका 1600 रुपये। फिर है एंट्रेंस फीस, ये भी रिसीट साइड में आएगी। टू एंट्रेंस फी, ये है आपका 860 रुपये। फिर रेंट रिसीव हुआ है 1050 रुपये, ये भी रिसीट साइड आएगा। रेंट रिसीव हुई है 1050 रुपये। इलेक्ट्रिक चार्जेस खर्चे हैं तो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितने दिए हुए हैं? 680। फिर आपका दिया हुआ है टैक्स, ये भी पेमेंट साइड में आएगा बाय टैक्स करके ये लिखेंगे 100 रुपीज। फिर आपका दिया हुआ है सैलरी, बाय सैलरी करके 4300 रुपये लिखेंगे। फिर दिया है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरीज, सचिव का मानदेय, बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये अब 500 रुपये हैं। फिर दिया हुआ है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये रिसीट साइड में टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 590 रुपये, तो ये हम रिसीट साइड में लिखेंगे। स्टेशनरी हमारा पेमेंट होता है तो बाय स्टेशनरी पेमेंट साइड में लिखेंगे 70 रुपये। पैटी एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट होते हैं तो ये भी हम क्या लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय पैटी एक्सपेंसेस 180 रुपीज़। फिर आपका दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपीज़। इस तरीके से जो आइटम पहले ही मार्क कर लिए गए हैं रिसीट साइड में आएंगे वो सारे रिसीट साइड में लिखे हैं, जो पेमेंट साइड में आएंगे वो सारे आइटम पेमेंट साइड में लिखे हैं। और अब हम रिसीट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि हमेशा रिसीट्स जो होती हैं पेमेंट से ज़्यादा होती हैं, इसलिए सबसे पहले आपको रिसीट साइड का टोटल करना है। तो रिसीट साइड का टोटल करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 12,500 रुपये। इसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे और इस 12,500 में से जितने भी पेमेंट किए गए हैं उन्हें माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो ये बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी करके हम
ये जो आपका बैलेंस है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस है। बाय बैलेंस सीडी करके ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 6,610 रुपये। ये हम क्रेडिट साइड में लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इसी के बेस पर आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का, 6, 7, 8